अभिनव झा की इस अनोखी कक्षा में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम लोग शुरू करने के लिए जा रहे हैं सीए फाइनल के चैप्टर नंबर 2 इंफॉर्मेशन सिस्टम कंसेप्ट का क्वेश्चन और आंसर। इस क्वेश्चन आंसर के बारे में मैं आपको फिर से जानकारी दे दूं। ये क्वेश्चन आंसर में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस क्वेश्चन आंसर में हम लोग पिछले पास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चन है, पास्ट ईयर्स के जो क्वेश्चन है जो कि आपके अपडेटेड सिलेबस यानी कि May 17 और उसके बाद आने वाले एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, वो सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ से कर रहे हैं। दूसरा हम लोग आरटीपी, ठीक है, उसके बाद एंड मॉक टेस्ट पेपर, जो भी आपके रिलेवेंट क्वेश्चन है आपके नए सिलेबस के हिसाब से वो हम लोग कर रहे हैं, जो कि आपके May 17 और उसके बाद आने वाले एग्जाम के लिए रिलेवेंट है। उसके अलावा स्टडी मटेरियल से कुछ क्वेश्चन क्रिएट करके हम लोग यहाँ पर अपनी चर्चा कर रहे हैं। जिस एरिया से क्वेश्चन नहीं भी पूछा गया है उसको भी हम लोग कवर कर लेंगे। दूसरी जानकारी मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारा फास्ट ट्रैक रिवीजन अच्छे तरीके से सुना हुआ है तो ये वीडियोस आपके लिए बड़े काम की चीज है, या फिर अदरवाइज आपने स्टडी मटेरियल से चीजों को पहले से पढ़ के रखा हुआ है तो ये वीडियोस आपके लिए बड़े काम की चीज है। और एक जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी, इसका सब्जेक्ट के बारे में लोगों का मिसकंसेप्शन क्या है कि इसका सब्जेक्ट जो है बड़ा ही डिफिकल्ट है या फिर आपको लगता है बड़ा ही बोरिंग है। अगर आप इसका सब्जेक्ट को बोरिंग बोलते हो इसका मतलब बाकी सब्जेक्ट्स आपके लिए इंटरेस्टिंग है। अगर इसका को बोरिंग बोला तो बाकी सब्जेक्ट आपके लिए इंटरेस्टिंग है। और अगर आपने बोरिंग जगह पर अपना ब्रेन टिकाना सीख लिया, बोरिंग जगह पर आपने अपना माइंड टिकाना सीख लिया तो इंटरेस्टिंग जगह तो आपका एवे ही हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका से आपको इश्क करना ही पड़ेगा। इसका से आपने इश्क कर लिया तो बाकी सारे सब्जेक्ट से आपको एवे ही इश्क हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं। चर्चा, बातें बहुत हुई, हम लोग चैप्टर नंबर 2 पे अपनी चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सबसे पहले आपके क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या होता है, हम लोग इस सब्जेक्ट को मैं पहले कुछ क्वेश्चंस के बारे में मैं बताऊंगा जो क्वेश्चन जहां से क्वेश्चन जल्दी क्रिएट नहीं होता है या जल्दी पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी स्टडी मटेरियल में वो सारी चीजें दी गई है। मैं यहाँ पर जो कुछ भी बोलने जा रहा हूँ वो स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग ही कहूंगा। स्टडी मटेरियल में सारी चीजें लिखी हुई है जो मैं कहने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसीलिए सारी चीजों को, इन क्वेश्चंस को यहाँ से सुनने के बाद आप स्टडी मटेरियल, जैसे मान लो चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, तो आपने पैरेलली तो स्टडी मटेरियल से जाना ही है, गो थ्रू करना ही है। ठीक है, उसके साथ साथ आपको क्या करना है, उसके साथ साथ आपको स्टडी मटेरियल जैसे ही चैप्टर 2 खत्म होगा वैसे एक बार स्टडी मटेरियल से पूरा स्टडी करना है, पूरा रीडिंग करो कम से कम एटलीस्ट। तो देखो आपका हर एक चैप्टर कितना मजबूत हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद मैं सजेस्ट करूंगा कि लास्ट मोमेंट रिवीजन की वीडियो जो कि केवल 12 घंटे की है, ठीक है, आप इसको कम से कम 1 घंटा रोज सुनो। 1 घंटा रोज, जिस वक्त आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं हो पा रही है, जिस वक्त आपको मजा नहीं आ रहा है पढ़ने में, 1 घंटा रोज जो है वो आप जो है उस वक्त जिस वक्त आप लेटे हुए हो बेड पर मोबाइल में डालकर आप अपना लास्ट मोमेंट रिवीजन की वीडियोस को सुन सकते हो। यानी कि 12 दिन में आपका पूरा इसका हर 12 दिन पर कंप्लीट होगा और समझ सकते हो कि कितनी बार आपने इसका को रिवाइज कर लिया। तो चलिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले इंफॉर्मेशन सिस्टम कंसेप्ट पे अपनी चर्चा। आखिर ये सिस्टम क्या होता है, ठीक है, आखिर ये सिस्टम क्या होता है। तो सिस्टम क्या होता है, एक सेट होता है बहुत सारे कंपोनेंट्स का। किसका सेट होता है, बहुत सारे कंपोनेंट्स का सेट होता है। ठीक है, बहुत सारे इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट्स का सेट होता है। ठीक है, जो किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए एक साथ मिलकर काम करता है। ठीक है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। ऑब्जेक्टिव के लिए, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए एक साथ मिलकर काम करता है। ये जो कंपोनेंट्स होते हैं वो इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट होते हैं। इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट का सेट होता है सिस्टम। ठीक है, जो कि एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो सिस्टम इज ए सेट ऑफ इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट एलिमेंट्स। इस कंपोनेंट को आप एलिमेंट भी बोल सकते हो, जो कि कलेक्टिवली काम करते हैं कुछ कॉमन पर्पस के लिए या कुछ गोल के लिए। हर एक सिस्टम में तीन चीजें निश्चित रूप से होती है। एक आपका हो गया इनपुट, दूसरा प्रोसेस और तीसरा आउटपुट। 3 चीजें हर एक सिस्टम में निश्चित रूप से होती है। सिस्टम जो होता है उसको डिस्क्राइब किया जा सकता है या उसको स्पेसिफाई किया जा सकता है 3 तरीके से, उसके पार्ट के हिसाब से, उसके पार्ट्स के हिसाब से, ठीक है, उसके पाथ के हिसाब से। ठीक है, पाथ का मतलब क्या हो गया, जिस वे में वो ऑपरेट करता है उस वे में आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हो। और तीसरा गोल के हिसाब से। ठीक है, तो पार्ट, पाथ और गोल PPG के हिसाब से किसी भी सिस्टम को स्पेसिफाई किया जा सकता है। सिस्टम कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे आपका ह्यूमन बॉडी भी एक सिस्टम है, कंप्यूटर भी एक सिस्टम है और आपका बिजनेस एंटरप्राइज भी एक सिस्टम है। बिजनेस एंटरप्राइज एक सिस्टम कैसे है, मान लो बिजनेस एंटरप्राइज में आप इनपुट लेते हो। इनपुट किस चीजें को लेते हो, जनरली 5M। ठीक है, जनरली 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन माना जाता है इकोनॉमिक्स के हिसाब से, लेकिन यहां पर आप 5M को याद रखो, मेन, मनी, मेथड, मशीन और मटेरियल। ठीक है,
तो मैन, मनी, मशीन, मटेरियल और मेथड। ठीक है, तो ये 5M सब मिला के मान लो आप इनपुट डालते हो, इनपुट करने के बाद बिजनेस का प्रोसेस करते हो, यानी कि परचेज, सेल, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सारी चीजें करते हो। अल्टीमेटली आउटपुट जो निकलता है वो आपका प्रोडक्ट, सर्विस, प्रॉफिट, गुडविल या फिर कस्टमर रिलेशन, ये सारे कुछ आउटपुट निकलते हैं। इसी तरह कहा जा सकता है कि आपका बिजनेस भी एक सिस्टम है। तो बिजनेस एंटरप्राइज एक सिस्टम होता है। जो इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, ठीक है, या तो वो कंप्यूटराइज हो सकता है या फिर अदर हो सकता है। जो कंप्यूटराइज होता है उसको कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम बोलते हैं। तो चलिए हम लोग अगली चर्चा करते हैं कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में। कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसके आपके कैरेक्टरिस्टिक्स को बताने हैं कि कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि आपका एक फ्रेंड है जिसका नाम है पप्पू। ठीक है, यहां तो पप्पू पास हो गया, लेकिन पप्पू जो है वो आईजी का बेटा है। किसका बेटा है? आईजी ऑफिसर का बेटा है। ठीक है, और वो क्या कर गया? वो फेल कर गया। ठीक है, आईजी ऑफिसर का बेटा है और वो फेल कर गया। ठीक है, अब क्या होता है कि पप्पू जो होता है फेल करने के बाद बड़ा दुखी है और वो अकेले रहता है, आइसोलेशन में वो बैठा रहता है। ठीक है, तो आपका यहां पर क्या हो गया? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पप्पू का मतलब क्या हो गया? प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, तो सबसे पहला आपका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है? ऑब्जेक्टिव, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम का ऑब्जेक्टिव प्री डिटरमाइंड होता है। मतलब आपका जो आउटपुट है इस तरह से इनपुट लेगा, इस तरह से प्रोसेस करेगा, इस तरह से आउटपुट देगा। क्या आउटपुट देगा, कितना इनपुट और किस फॉर्मेट में इनपुट एक्सेप्ट करेगा। तो ये सारी चीजें जो होती है वो सिस्टम की डिजाइन करते वक्त में ही ऑब्जेक्टिव जो होती है वो प्री डिटरमाइंड होती है। कब डिटरमाइन की जाती है? तो डिजाइन करते वक्त डिटरमाइन की जाती है। ठीक है, उसके बाद सिस्टम जो होता है वो आइसोलेशन में काम नहीं करता है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया कि सिस्टम आइसोलेशन में काम नहीं करता है। मतलब कई सारे कंपोनेंट्स या फिर सब सिस्टम मिलकर ठीक है एक साथ काम करते हैं। ठीक है, सब सिस्टम मिलकर एक साथ काम करते हैं, यानी कि जो सिस्टम होते हैं, सब सिस्टम्स होते हैं वो आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। ठीक है, कई सारे नंबर ऑफ इंटर रिलेटेड और इंटर डिपेंडेंट सब सिस्टम मिलकर एक साथ काम करते हैं। तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, पहला तो प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव और दूसरा क्या हो गया? दूसरा आपका सब सिस्टम कंसेप्ट इसमें होता है, यानी कि सब एक दूसरे पर आधारित रहता है सारा सिस्टम। यानी कि यहां पर मैं एक चीज आपको बताना चाहूं, आप बहुत कपल करते हो तो यहां पर भी एक वर्ड आता है कपलिंग। ठीक है, तो कपलिंग का मतलब क्या होता है? दो प्रकार से कपलिंग होता है। जैसे कि अगर मान लो कि आपका रॉ मटेरियल अगर अवेलेबल है तभी आप प्रोडक्शन कर पाओगे, यानी कि ये दोनों एक दूसरे से टाइटली कपल है। इसी तरह सब सिस्टम होता है, कुछ सब सिस्टम जो होता है वो आइसोलेशन में मतलब कुछ एक्सटेंट तक एक दूसरे के बिना काम चला सकता है, लेकिन एक होता है कि दूसरे पर डिपेंडेंट है पूरी तरह से, तो उसको आपने कपलिंग बोलेंगे या इंटीग्रेटेड बोलेंगे। तो कुछ टाइटली इंटीग्रेटेड होता है और कुछ कपलिंग जो होता है वो आपका जो पूरी तरह से 100% डिपेंडेंट नहीं होता है। ठीक है, मतलब आपका काम रुकेगा नहीं, कुछ हद तक डाउन टाइम जो है टॉलरेट कर पाएगा। लेकिन जनरली क्या होता है कि अगर एक सिस्टम का सब सिस्टम जो होता है वो उसका इंटरडिपेंडेंट यानी कि जो टाइटली कपल है वो फेल कर गया तो सिस्टम ही पूरा फेल कर जाता है, यानी कि वो सब सिस्टम काम करना बंद कर देता है। तो प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, आइसोलेशन। तो यहां पर तीसरा पॉइंट हम लोगों ने देखा कि फेल। ठीक है, तो एक सब सिस्टम जब फेल हो जाता है या डिसेबल हो जाता है तो डिपेंडिंग अपॉन कि उसका कपलिंग कैसे है दूसरा सब सिस्टम भी काम करना बंद कर देता है। ठीक है, उसके बाद आता है अगला पॉइंट इंटरैक्शन। आईजी का बेटा यानी कि आई फॉर इंटरैक्शन और जी फॉर गोल। ठीक है, तो इंटरैक्शन, तो यानी कि इंटरैक्शन क्या हुआ? जिस मैनर में आपस में सब सिस्टम लोग क्या करते हैं? मिलकर काम करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं आपस में, उसको इंटरैक्शन कहा जाता है। ठीक है, इंटरैक्शन उसको कहा जाता है। मतलब जैसे सब सिस्टम मिलकर आपस में एक दूसरे के साथ काम करेंगे उसको इंटरैक्शन बोलते हैं। अलग अलग तरह के सब सिस्टम होते हैं जो कि एक दूसरे से गोल को अचीव करने के लिए इंटरैक्ट करते हैं। उसके बाद लास्ट में गोल हो गया। ओवरऑल सिस्टम के गोल पर ज्यादा फोकस किया जाता है, ना कि किसी आइसोलेटेड सब सिस्टम के गोल पर। ठीक है, तो कभी भी सेंट्रल गोल को ज्यादा तवज्जो दी जाती है, ज्यादा फोकस किया जाता है, सेंट्रल गोल पर ज्यादा फोकस किया जाता है। ठीक है, तो ये आपने देखा कि आपके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम के। ये सारी चीजें स्टडी मेटल के अकॉर्डिंग मैंने बताई है, उसी के पॉइंट्स हैं। ठीक है, आपको उसके पॉइंट को ध्यान में रखना ही पड़ेगा, चाहे आपको लॉजिकल लगे या फिर ना लगे, वो आप पे डिपेंड करता है। अब हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम। सिस्टम के कई प्रकार के क्लासिफिकेशन होते हैं। सिस्टम के क्लासिफिकेशन को मैंने आपको बताया था कि सर आपने मुझे क्या बोला कि सर एक बार मुझे होमवर्क में ये चीज दे दो क्लासिफिकेशन खुद से पढ़ने के लिए। ठीक है, तो एक बार होमवर्क। ठीक है, तो
HW, ठीक है। यहाँ पर मेमोरी टेक्निक की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि आपका एलिमेंट के हिसाब से, एलिमेंट का मतलब क्या कि दो प्रकार के एलिमेंट होते हैं, एक टैंजिबल और दूसरा इंटैंजिबल। इसी तरह यहाँ पर भी सिस्टम एलिमेंट के हिसाब से दो प्रकार के होते हैं, एक एब्स्ट्रैक्ट और दूसरा फिजिकल सिस्टम। फिजिकल सिस्टम, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम और फिजिकल सिस्टम दो प्रकार के आपके एब्स्ट्रैक्ट और फिजिकल एलिमेंट के आधार पर बिहेवियर, किसी किसी चीजों में आपका बिहेवियर बहुत ओपन होता है और किसी किसी चीज में क्लोज होता है। ओपन होता है मतलब अपनी बारे में अच्छी बातें आप बता देते हो, आप पास हो गए हो सबको बता देते हो, लेकिन अब कितनी बार में पास हुए वो नहीं बताते हो, ठीक है। तो उसको क्लोज्ड सिस्टम कहा जाता है। मतलब बिहेवियर, आपका बिहेवियर ऐसा है कि कुछ चीजों में आप बहुत ओपन और कुछ चीजों में बहुत क्लोज्ड हो। वैसे ही जो आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है उसका बिहेवियर भी कुछ चीजों में ओपन रहता है और कुछ चीजों में क्लोज रहता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर ह्यूमन इंटरवेंशन के आधार पर मैनुअल और ऑटोमेटेड, मैनुअल और ऑटोमेटेड, मुझे नहीं लगता है कि मैनुअल और ऑटोमेटेड को आपको एग्जांपल बताने की जरूरत है। वैसे हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे डिफरेंस के बारे में। उसके बाद वर्किंग या आउटपुट के आधार पे, वर्किंग या आउटपुट के आधार पे, तो यहाँ पर दो प्रकार का सिस्टम होता है। डिटर्मिनिस्टिक, मतलब डिटर्मिनिस्टिक का मतलब क्या कि आपको पता है कि आप डिटरमाइन कर सकते हो कि कैलकुलेटर पे 2 + 2 ऐड करोगे तो इक्वल टू 4 आएगा, चाहे आप करो या आपका फ्रेंड करो। मतलब क्या कि इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट नोन विद सर्टेनिटी होता है। आउटपुट जो होता है यहाँ पर नोन विद सर्टेनिटी होता है, मतलब आप डिटरमाइन कर सकते हो। दूसरा प्रोबेबल, प्रोबेबल का मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम। प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम का मतलब क्या हो गया कि आपका आउटपुट नोन विद सर्टेनिटी नहीं होता है, आप एक अंदाजा लगाते हो। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम, एलिमेंट के हिसाब से एब्स्ट्रैक्ट और फिजिकल सिस्टम, उसके बाद बिहेवियर के हिसाब से ओपन और क्लोज, और उसके बाद आपका ह्यूमन इंटरवेंशन के हिसाब से मैनुअल और ऑटोमेटेड, उसके बाद वर्किंग या आउटपुट के हिसाब से डिटर्मिनिस्टिक और प्रोबेबिलिस्टिक। अब हम लोग बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट वर्सेस फिजिकल सिस्टम के बारे में, जो मेन रूप से डिफरेंस होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम को एक और नाम से पुकारा जाता है, ध्यान रहे, एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम को कंसेप्चुअल सिस्टम या कंसेप्चुअल मॉडल भी बोला जाता है, कंसेप्चुअल। तो जाहिर सी बात है कि ये नाम से जाहिर है कि कंसेप्चुअल सिस्टम या फिर कंसेप्चुअल मॉडल, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट ऑफ आइडियाज या कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट का अरेंजमेंट होता है। एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम का क्या होता है, इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, ठीक है। ये अरेंजमेंट ऑफ आइडिया या फिर कंसेप्ट होता है। जैसे कि आपका सॉफ्टवेयर हो गया, रिलेशन विथ गॉड हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, ये सारी चीजें जो होती हैं वो क्या हो गई, वो एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम कह सकते हो आप उसको। मतलब इसका जो आपका जो इसमें जो एक्टिविटीज होती है, ठीक है, एक्टिविटी का जो इंटरैक्शन होता है वो आपका बिहेवियर के टर्म में, मतलब आपको डिस्प्ले नहीं होता है, एक्टिविटी या बिहेवियर उसका डिस्प्ले नहीं होता है, डिस्प्ले नहीं होता है। किस तरह से वो आपका काम कर रहा है, उसकी एक्टिविटी या उसका बिहेवियर जो होता है डिस्प्ले नहीं होता है। तो एब्स्ट्रैक्ट को पहली बात आप लिख सकते हो कि कंसेप्चुअल सिस्टम या कंसेप्चुअल मॉडल भी बोलते हैं। दूसरी बात आप लिख सकते हो कि जो सिस्टम की एक्टिविटीज होती है वो डिस्प्ले नहीं होती है, मतलब डिस्प्ले नहीं करता है एक्टिविटी या बिहेवियर को आपस में। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो रिलेशन विथ गॉड, एस्ट्रोलॉजी। उसके बाद आप लिख सकते हो कि आपका इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, मतलब ये आपका यहाँ पर टेंजिबल एलिमेंट का ये इसका सब सिस्टम जो होगा वो कोई टेंजिबल एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है, टेंजिबल एलिमेंट नहीं होगा। मतलब मैन, मनी, मशीन और मटेरियल के टर्म में, टेंजिबल के टर्म में नहीं होगा। फिजिकल सिस्टम किसको बोलते हैं, तो फिजिकल सिस्टम क्या बोलते हैं, ये सेट ऑफ टेंजिबल एलिमेंट होता है। ये क्या होता है, टेंजिबल एलिमेंट का एक सेट होता है। ये एक्टिविटी कैसे करती है, ये केवल कंसेप्चुअल जो होता है अरेंजमेंट नहीं होता है, ये केवल कंसेप्चुअल कंस्ट्रक्शन नहीं होता है। इसमें एक्टिविटी या बिहेवियर जो होती है वो डिस्प्ले होती है, ठीक है। यहाँ पर डिस्प्ले नहीं होती थी एक्टिविटी या बिहेवियर, ठीक है। यहाँ पर एक्टिविटी या फिर बिहेवियर वो डिस्प्ले होता है, ठीक है। यहाँ पर एक्टिविटी या बिहेवियर जो होता है वो डिस्प्ले होता है। उसके बाद अगर मान लो कि एग्जांपल की बात करें तो आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें भी बहुत सारे सिस्टम होते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग सिस्टम, उसके बाद आपका फाइनेंस सिस्टम, तो उसमें सारी चीजें जो हैं मैन, मनी, मशीन, मेटल का मेडअप होता है वो आपको डिस्प्ले होता है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार जो है बहुत ज्यादा भी रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि इतना भी ज्यादा इस पर अब नहीं पूछने वाला, इतनी आसान चीजें, इसीलिए हम लोग यहाँ पर जल्दी से कवर करते आगे निकलते हैं। और एक बार जस्ट आप रीड करो तो आपको समझ में आ जाएगा। हम लोग अपने मेन टॉपिक पर और मुख्य मुद्दे पर डिस्कशन करेंगे जो समझना ज्यादा जरूरी है। अब हम लोग बात करते हैं बिहेवियर के हिसाब से। जैसा कि मैंने बोला था, एक क्लोज सिस्टम और दूसरा जो है वो आपका ओपन सिस्टम होता है। क्लोज सिस्टम क्या होता है, मतलब क्लोज सिस्टम
मतलब क्या पूरा क्लोज्ड होता है, यानी कि इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट नहीं करता है और ना खुद को मोल्ड करता है। एक ऐसा सिस्टम जो ना कि इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करे और ना खुद को मोल्ड करे। अब जब इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट नहीं करेगा तो अपडेट नहीं किया जा रहेगा, ठीक है, ज़्यादा अपडेटेड नहीं रहेगा, ठीक है। तो कुछ सिस्टम जो होते हैं वो क्लोज्ड सिस्टम होते हैं, जैसे कि आपका वॉल क्लॉक हो गया, उसको आपने लगा दिया, दीवार पर टांग दिया, बस वो चलते रहता है, चलते रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने मीनिंग देख ली कि ये क्लोज सिस्टम जो होता है वो आपका आइसोलेटेड होता है, इन्वायरमेंट से क्या होता है, आइसोलेशन होता है, आइसोलेटेड होता है, ठीक है, इन्वायरमेंट से, मतलब इन्वायरमेंट के साथ ना वो इंटरेक्ट करता है, ठीक है, और ना वो अकॉर्डिंगली खुद को मोल्ड करता है, ना खुद में परिवर्तन लाता है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो एक टर्म और अगर आ सकता है, दूसरा पॉइंट आप क्या बोल सकते हो, यहां पर बोल सकते हो कि ये डिफाइंड इनपुट लेकर डिफाइंड आउटपुट देता है। मतलब ये सिस्टम ऐसा होता है जो कि इंटरेक्ट तो नहीं करता एनवायरनमेंट के साथ, ठीक है, लेकिन आपका एक होता है रिलेटिवली क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में भी दो प्रकार के होते हैं, एक कंप्लीट क्लोज सिस्टम, कंप्लीटली क्लोज सिस्टम, और दूसरा रिलेटिवली क्लोज सिस्टम। रिलेटिवली क्लोज सिस्टम जो होता है वो इंटरेक्ट करता है एनवायरनमेंट के साथ, लेकिन खुद को अकॉर्डिंगली मोल्ड नहीं करता है, ठीक है, मोल्ड खुद को नहीं करता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट होता है आपका, जो आपने रिलेटिवली के बारे में बता दिया, तीसरा पॉइंट बोल सकते हैं कि फीडबैक जो होता है वो जनरेट नहीं करता है। ये सिस्टम जो होता है फीडबैक जनरेट नहीं करता है। ओपन सिस्टम जाहिर बात है कि फीडबैक जो है जनरेट करेगा। उसके बाद यहां तक बोलते हैं कि आपका ये डिके हो जाता है, ये जो सिस्टम होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वैनिश हो जाता है, वैनिश या डिटोरिएट हो जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, क्योंकि ये खुद को एनवायरनमेंट के साथ अपडेट नहीं करता, इंटरेक्ट ही नहीं करेगा तो अपडेट क्या करेगा, तो ये सिस्टम जो होता है वो डिके हो जाता है, ठीक है। तो उस तरह से जो है या डिटोरिएट हो जाता है, ये प्रॉब्लम होती है इस सिस्टम की। दूसरा ओपन सिस्टम क्या होता है, ओपन सिस्टम क्या होता है कि वो अपना जो आइसोलेशन में वो काम नहीं करता है, वो इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है, ठीक है, और अकॉर्डिंगली खुद को मोल्ड करता है, इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करके अकॉर्डिंगली खुद को मोल्ड करता है, खुद में परिवर्तन ला सकता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा डेफिनेशन क्या हो गया, दूसरा जो आपका पॉइंट में आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर जैसे कि मान लो कि लिखा कंप्लीटली और रिलेटिवली के बारे में लिखा, तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें अनडिफाइंड इनपुट लेने की भी एबिलिटी होती है। ये हमेशा डिफाइंड इनपुट लेकर डिफाइंड प्रोसेस और डिफाइंड आउटपुट करेगा, मतलब कंप्लीट स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको दे के देगा, मतलब किसी स्पेसिफिक टास्क यानी कि स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे के देगा। लेकिन कुछ नया अनडिफाइंड इनपुट को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, लेकिन ये ओपन सिस्टम अनडिफाइंड इनपुट को भी आपका एक्सेप्ट कर सकता है। इससे आपका फायदा क्या हो गया कि सर्वाइवल और ग्रोथ में फायदा हो जाएगा, ठीक है, और डिसीजन मेकिंग में काफी आपको जो है हेल्प मिलेगा। और ये जो होता है वो फीडबैक जो है जनरेट करता है और फीडबैक को एक्सेप्ट भी करता है, ताकि अकॉर्डिंगली फ्यूचर में खुद को मोल्ड कर सके। उसके बाद क्योंकि इसमें जो इसका जो चेंजिंग नेचर होता है, खुद को मोल्ड करने का नेचर, इसीलिए ये सिस्टम जल्दी जो है वो खत्म नहीं होता, ये आपका अपडेटेड रहता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ये आपका अपडेटेड रहता है, ठीक है। तो ये कुछ बातें स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताई। अब हम लोग बात करते हैं मैनुअल सिस्टम और ऑटोमेटेड सिस्टम के बारे में, डिफरेंस देखते हैं। अब यहाँ पर मैनुअल सिस्टम का मतलब तो आपको पता ही है कि जो भी आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड प्रोसेस होगा, डेटा कलेक्शन, प्रोसेसिंग, मैनिपुलेशन, फाइनल रिपोर्टिंग तैयार करना, ये ह्यूमन एफर्ट से किया जाएगा, ह्यूमन एफर्ट से, मतलब पेन पेंसिल से जो है आपका ह्यूमन जो होगा वो ये काम करेगा। मतलब सारे टास्क जो होते हैं वो मैनुअली कैरी किए जाएंगे और यहाँ पर मैन मशीन का इंटरेक्शन नहीं होता है, मैनुअली सारे टास्क किए जाते हैं और मैन मशीन का इंटरेक्शन नहीं होता है। लेकिन ऑटोमेटेड सिस्टम में क्या होता है, कंप्यूटर या फिर अदर इलेक्ट्रॉनिक माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू सारे डाटा रिलेटेड टास्क जो होते हैं वो किए जाते हैं। मैन मशीन का इंटरेक्शन ज़्यादा होता है, ठीक है, मैन मशीन का यहाँ पर इंटरेक्शन होता है, लेकिन प्रोसेसिंग करने के लिए जो आपका मैन जो होता है उसका इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होता है। तो इस तरह से आपका मैनुअल ऑटोमेटेड, बाकी तो पूरी रामायण आप उस पर लिख सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं डिटरमिनिस्टिक सिस्टम एंड प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम में डिफरेंस, ठीक है। डिटरमिनिस्टिक किसको बोला जाता है और प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम किसको बोला जाता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक टर्म आता है बिहेवियर के टर्म में अगर बोला जाए, बिहेवियर के टर्म में अगर बोला जाए तो ये बोलता है कि डिटरमिनिस्टिक सिस्टम जो होता है वो प्रिडिक्टेबल मैनर में बिहेव करता है, प्रिडिक्टेबल मैनर में बिहेव करता है, ठीक है। मतलब इनपुट से लेकर प्रोसेस तक नोन विद सर्टेनिटी होता है इसमें, इनपुट से लेकर प्रोसेस से लेकर आउटपुट तक नोन विद सर्टेनिटी होता है इसमें, ठीक है। लेकिन ये जो आपका प्रोबेबिलिस्टिक होता है वो जाहिर सी बात है कि आपका अनएक्सपेक्टेड मैनर में, मतलब आपका प्रोबेबल मैनर में, अनएक्सपेक्टेड नहीं बोल सकते हो, प्रोबेबल मैनर में बिहेव करता है।
मतलब यहाँ पर आपको सब कुछ नोन विद सर्टेनिटी नहीं होता है। इनपुट प्रोसेस आउटपुट हर एक चीज़ जो है आपका यहाँ पर नोन विद सर्टेनिटी नहीं होता है। ठीक है, अब जो यहाँ पर जो मतलब जो आपका इंटरेक्शन होता है, ठीक है, इंटरेक्शन, तो इंटरेक्शन जो होता है ये भी यहाँ पर नोन होता है। जितने भी एलिमेंट या सब सिस्टम होते हैं वो इंटरेक्शन भी नोन विद सर्टेनिटी होता है, सब सिस्टम के बीच में इंटरेक्शन। लेकिन यहाँ पर बिहेवियर की सर्टेनिटी नहीं होती है। इसके लिए यहाँ पर क्या होता है कि इंटरेक्शन भी नोन विद सर्टेनिटी नहीं होता है। उसके बाद जहाँ तक बात करते हैं स्कोप के बारे में, तो एक्टिविटी या बिहेवियर जो होता है वो एरर के साथ डिटरमाइन किया जा सकता है। यहाँ पर मतलब एरर फ्री डिटरमाइन किया जा सकता है, सॉरी एरर फ्री। एक्टिविटी या बिहेवियर जो होता है वो आप डिटरमाइन कर सकते हो। कैलकुलेटर में 2+2 करोगे तो सब कुछ आपको डाउट नहीं है कि 4 ही आएगा। आप एरर फ्री जो है ये डिटरमाइन ये बता सकते हो। एक्टिविटी या बिहेवियर जो होता है वो बिना एरर के डिटरमाइन किया जा सकता है। उसके बाद स्कोप की जहाँ तक बात करते हैं प्रोबेबिलिस्टिक या आप प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम के बारे में, तो उसको क्या बोलेंगे, यहाँ पर क्या होता है कि कुछ एक्सटेंट तक एरर जो होता है वो उसका डर हमेशा बना हुआ रहता है। ठीक है, तो पूरा एरर फ्री नहीं होता है। नो वन कैन टेक गारंटी कि 100% जो है यहाँ पर एरर नहीं होगा। तो ये सारी कुछ बातें हम लोगों ने देखी। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आपका यहाँ पर क्या होता है कि वेदर फॉरकास्ट जो होता है, वेदर फॉरकास्ट ये प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम हो गया। ये सिस्टम जो वेदर फॉरकास्ट का सिस्टम होता है, और कंप्यूटर क्लॉक इन सब का जो सिस्टम होता है वो क्या हो गया, डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम हो गया। अब हम लोग बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम इन मैनेजमेंट प्रोसेस और बिजनेस प्रोसेस। ध्यान रहे ये सारी चीजें आपके स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन है, लेकिन अगर आ गया तो व्हाट लग जाएगी, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता है कि एग्जैक्टली ये कहाँ से पूछा गया है। ठीक है, एग्जैक्टली ये कहाँ से पूछा गया है ये आपको पता ही नहीं चलेगा। तो आपको ध्यान रहे कि ये सारी चीजें जो है आपको यहाँ पर ध्यान देना है। सबसे पहले मैनेजमेंट प्रोसेस और बिजनेस प्रोसेस, ये दो टर्म को मैं आपको गौर करवाना चाहूँ। ये बिजनेस प्रोसेस आपने आईटी में बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ है, आईटीएसएम को पढ़ते वक्त में। ठीक है, अब जहां तक बात करते हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट प्रोसेस या बिजनेस प्रोसेस के बारे में आपको लिखने आए तो आप किस तरह से सिग्निफिकेंस बोल सकते हो। ये आपको 2 बार पूछा जा चुका है। एक बार आरटीपी में दिया गया है और एक बार मे 10 में पूछा गया है। ठीक है, मे 10 में पूछा गया, 2 बार नहीं, एक ही बार पूछा गया, लेकिन आपके आरटीपी में दिया गया है। तो हम लोग जहां तक बात करते हैं कि जो बिजनेस प्रोसेस होता है उसमें इंफॉर्मेशन सिस्टम का आपको क्या बोलते हैं, क्या फायदा हो सकता है, क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है। तो सबसे पहले तो आपका स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस, स्ट्रैटेजिक एडवांटेज हो सकता है। दूसरा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो सकता है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो सकता है। ठीक है, तीसरा टाइमली परफॉर्मेंस हो सकता है, टाइमली परफॉर्मेंस, टाइम पर परफॉर्मेंस हो सकता है। चौथा चेंज मैनेजमेंट, अगर मान लो कि ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी आपको चेंज करना है, चाहे ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में चेंज करना है, चाहे बिजनेस प्रोसेस में चेंज करना है, तो इसमें आपको इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो होता है काफ़ी मददगार साबित होता है। आपको कैपेसिटी इन्फॉर्मेशन सिस्टम लगा हुआ है, यानी कि आईटी लगी हुई है, आईटी वाला सिस्टम लगा हुआ है, उसको इन्फॉर्मेशन सिस्टम बोलेंगे। ठीक है, मतलब आपकी अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस में जो आपकी एबिलिटी होती है या कैपेसिटी होती है, वो अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस में आपको फायदा उठाने के लिए आपको बहुत मौका मिलता है। मतलब आपकी कैपेसिटी इन्हांस होती है, कैपेसिटी जो है वो आपकी इन्हांस होती है। उसके बाद आपका रिसोर्सेज जो होता है वो आपका ऑप्टिमल यूज होता है, रिसोर्सेज का ऑप्टिमल यूज होता है। ऑप्टिमल यूज जो आपका आईटी रिलेटेड रिसोर्सेस होता है उसका ऑप्टिमल यूज होता है। उसके बाद आप क्या बोल सकते हो कि कॉम्प्लेक्स मैनेजरियल प्रॉब्लम जो होते हैं उसको टैकल किया जा सकता है। कॉम्प्लेक्स मैनेजरियल प्रॉब्लम जो होते हैं वो उसको टैकल किया जा सकता है। उसके बाद 8वां बेटर कॉस्ट परफॉर्मेंस, कॉस्ट परफॉर्मेंस जो है आपका अच्छा रहता है और इफेक्टिव फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डिसीजन लिए जा सकते हैं। इफेक्टिव फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डिसीजन लिए जा सकते हैं, अच्छे तरीके से लिए जा सकते हैं। अगर मैं इस आंसर की बात करूं तो इसका आंसर कोई बड़ा चीज़ नहीं है, बड़ा नॉर्मल है। और सिग्निफिकेंस ऑफ इंफॉर्मेशन जो आपका आता है या सिग्निफिकेंस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट प्रोसेस में या फिर बिजनेस प्रोसेस में, तो ये आपका बहुत ही सिंपल तरीके से आप जो है इसको डिफाइन कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूं कि स्टडी मटेरियल में आप आंसर को एग्जैक्ट पेज पे ढूंढोगे, क्योंकि जब स्टडी मटेरियल में आप सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे नए क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत सारे पॉइंट्स आपको समझ में आएंगे। एग्जाम में आप कंफ्यूज नहीं करोगे, पूछा कुछ और लिख के कुछ और नहीं आ जाओगे। कभी कभी ऐसा होता है इसका पेपर में कि आपको पता रहता है एग्जैक्ट आंसर क्या है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको एट ए टाइम क्लिक नहीं करता है कि अरे ये वाले जो पॉइंट्स दिए गए थे वो इसका आंसर था। ठीक है, तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता है। लेकिन जब बार बार आप स्टडी मटेरियल से गो थ्रू करते हो तो आपको क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझ में आने लगता है, क्योंकि आपके दिमाग में क्वेश्चन हाँ एग्जैक्टली यहाँ से पूछा है, वहां से पूछा, आपको पता रहता है। दूसरी बात मैं आपको एक बहुत जरूरी बात बताना चाहूँ,
अगर मान लो कि इसका आंसर आपको देखना है तो क्योंकि हमने अपनी बुक में केवल क्वेश्चंस दी हुई है, क्योंकि आप अच्छे तरीके से स्टडी मटेरियल को पढ़ पाओ, बार बार स्टडी मटेरियल को खोल के चेक करो, रिवाइज करो, इसकी वजह से। लेकिन फिर भी आपको अगर आंसर देखना की मजबूरी है, जरूरत पड़ता ही आपको नहीं मिलते रहता है, तो उस सिचुएशन में आप जो है पादुका कंपनी की जो किताब आती है उसका जो क्वेश्चन बैंक आता है, क्वेश्चन बैंक आप ले सकते हो। क्वेश्चन बैंक में आपको सारे आंसर मिल जाएंगे, अप्रोप्रिएट प्लेस पे क्वेश्चन बैंक में आपको मिल जाएंगे। तो पादुका का क्वेश्चन बैंक आप ले सकते हो इन वीडियोस को रेफर करते वक्त में। अब हम लोग बात करते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम इन मैनेजमेंट प्रोसेस के बारे में अपनी चर्चा। इंफॉर्मेशन सिस्टम इन मैनेजमेंट, ठीक है, तो ये आपका सेम क्वेश्चन हो गया, इंफॉर्मेशन सिस्टम इन मैनेजमेंट प्रोसेस, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर मैनेजमेंट प्रोसेस और बिजनेस प्रोसेस एक ही करके देखा था, तो आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो सेम आप आंसर लिख सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फॉर्मेशन के बारे में। डिस्क्राइब करना है आपको इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जो आपके इन्फॉर्मेशन होते हैं, ठीक है, जो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफ़ी यूजफुल होता है, उसको डिस्क्राइब करना है। इसको दूसरे शब्दों में अगर पूछा जा सकता है तो आपको एट्रीब्यूट्स पूछ सकता है, इफेक्टिव इन्फॉर्मेशन के एट्रीब्यूट्स पूछ सकते हैं। तीसरे शब्दों में आपको प्री रिक्विजिट बोल के पूछा जा सकता है कि इफेक्टिव इन्फॉर्मेशन जो होगा उसका प्री रिक्विजिट क्या क्या होना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब ही होता है कैसा होना चाहिए, और कैसा है उसको बोलते हैं फीचर्स। मतलब अगर मान लो कि आपकी शादी नहीं हुई और आप सपने देखते हो तो आप कैरेक्टरिस्टिक्स ढूंढ रहे हो कि ऐसी लड़की होनी चाहिए, ऐसा लड़का होना चाहिए, लेकिन जो एक्चुअल में जब शादी हो जाएगी तो उसके अंदर आप फीचर्स केवल देखोगे, मतलब जो है उसको फीचर्स और जो होना चाहिए। तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन कैसा होना चाहिए ये कैसे भी आपको घुमा के पूछ सकता है, प्रीरिक्विजिट बोल सकते हैं, एट्रीब्यूट्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको राइट टाइम पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल होना चाहिए। अगर राइट टाइम पर राइट पर्सन को राइट इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिला तो काहे का इन्फॉर्मेशन, किस काम की चीज़ इन्फॉर्मेशन, जब डिसीजन मेकिंग में आपको फेल यूज आया ही नहीं। यहाँ पर मेमोरी टेक्निक की जरूरत नहीं है, आप कॉमन सेंस से देखो, इसमें से कुछ पॉइंट्स आपको याद रहे, 7-8 पॉइंट, 9 पॉइंट, 10 पॉइंट, तो वो काफ़ी है। 100% 17 का 17 पॉइंट लिखने जरूरी नहीं है, 16 का 16 पॉइंट। उसके बाद आता है आपका दूसरा पॉइंट एडिक्वेसी। आपका जो होता है इन्फॉर्मेशन हमेशा रिलीवेंट होना चाहिए और एडिक्वेट होना चाहिए, मतलब आपका जो सफिशिएंट इनफ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद करंट या अपडेट होना चाहिए, करंट या अपडेट होना चाहिए, ठीक है। मतलब क्या कि आपका जो है इंफॉर्मेशन की वैल्यू जो है वो करंट एंड अपडेट होना चाहिए, क्योंकि आपका जो है रिफ्रेश किया हुआ इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा तो उसकी वैल्यू डिके करेगी, टाइम और यूजर्स के हिसाब से वो डिके नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो है आपके रिक्वायर्ड फॉर्म में होना चाहिए, जो फॉर्म आपका विजुअल, रिटेन, ओरल या जो भी ज़रूरत है, जो भी आपको रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से उसी मोड में होना चाहिए। उसके बाद फॉर्मेट आता है, मोड के बाद आप एक पॉइंट लिख सकते हो कि फॉर्मेट, जिसमें आपको रिक्वायर्ड है, जैसे टेबल में, चार्ट में, डायग्राम में, ग्राफ में, उस हिसाब से होना चाहिए। पर्पस जो होता है आपका इन्फॉर्मेशन, उसका कुछ ना कुछ पर्पस होना चाहिए, मतलब मीनिंगफुल होना चाहिए। आपका पर्पस के लिए इन्फॉर्मेशन काम की चीज़ नहीं रहेगी, तो इन्फॉर्मेशन का कुछ ना कुछ पर्पस रहना चाहिए। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट आता है ट्रांसमिशन रेट। ट्रांसमिशन रेट मतलब जो सेंडर का जितना सेंड करने का और रिसीवर का रिसीव करने का जो आपका स्पीड है, ठीक है, वो मैच होना चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी उसको बोलते हैं। ट्रांसमिशन रेट जो होता है सेंडर और रिसीवर का जो होता है, कितना टाइम के अंदर में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। अगर टाइम पे इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा तो आपके लिए काम की चीज़ है ही नहीं वो इन्फॉर्मेशन। सेंडर ने सेंड कर दिया लेकिन आपको रिसीव ही नहीं हुआ, तभी भी आपके लिए काम की चीज़ नहीं है। तो ट्रांसमिशन रेट जो होता है वो इफेक्टिव होना चाहिए, ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स होता है। उसके बाद आता है आपका फ्रीक्वेंसी, मतलब आपका रेट के बाद फ्रीक्वेंसी आती है। मतलब क्या हुआ कि आपका फ्रीक्वेंसी मतलब कितने दिनों पे आपको चाहिए, ठीक है, ईयरली डाटा चाहिए, कंप्लीटली आपको वीकली चाहिए, ठीक है, पर डे के हिसाब से चाहिए, तो उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। कितना फ्रीक्वेंट चाहिए। कंप्लीटनेस मतलब आधा अधूरा इंफॉर्मेशन किसी के काम की चीज़ नहीं होती है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस मतलब आपको किस तरह का डिसीजन लेना है उस पर डिपेंड करता है। जो डिसीजन लोगे तो आपको कितने फायदे मिलेंगे, तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो होता है इन्फॉर्मेशन को लाने में आपको कितने खर्चे लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इन्फॉर्मेशन को कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के लिए 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एब्सोल्युटली इसेंशियल, जिसके बिना आपको काम ही नहीं चल सकता है, जरूरी है, ठीक है। एक तो गोइंग कंसर्न ही आपका इफेक्ट हो जाएगा। दूसरा कि कोई काम करने के लिए जरूरी है। तीसरा नॉर्मल है, ठीक है, मिलना रूटीन टाइप का है। और उसके बाद फिर एक्स्ट्रा मतलब क्या कि कुछ आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देगा, मतलब अपॉर्चुनिटी का फायदा आप उठा सकते थे अगर आपको ये जानकारी पहले मिल गई होती तो, ठीक है। उसके बाद आता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या होता है, इन्फॉर्मेशन जो आपका रिलायबल होना चाहिए, जो सोर्स जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है वही रिलायबल नहीं हुआ तो उस सिचुएशन में इन्फॉर्मेशन कैसे रिलायबल होगा। उसके बाद आता है अगला पॉइंट ट्रांसपेरेंसी। किस मैनर में आप यूटिलाइज कर सकते हो इन्फॉर्मेशन को, ठीक है, वो यूटिलाइज करने की कम से कम ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ठीक है।
और उसका जो है रिजल्ट भी आपको ये डिस इन्फॉर्मेशन मेरे को मिल जाए तो मैं ये कर पाऊंगा, तो ये आपका रिजल्ट जो है वो ट्रांसपेरेंट आपको दिखना चाहिए, ठीक है, जो उसके से काम आपका पूरा होने वाला है। रिलीवेंस, जो आपका जो रिलीवेंस जो होता है वो इन्फॉर्मेशन जो होता है वो आपका ओवरलोड, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जरूरी नहीं है, रिलेटेड और रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको। इन्फॉर्मेशन का बंच बनाना या ओवरलोड से फ़ायदा नहीं है, सिंपल होना चाहिए इन्फॉर्मेशन और इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए और आपका रिलेवेंट होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं कि वैल्यू, ठीक है। मान लो कि अगर मान लो कि आपके पास दो अल्टरनेटिव है, सीए बनने के बाद जो है अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिलता कि यहाँ भी वैकेंसी है, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाया, ठीक है, अगर आपको यहाँ वैकेंसी का इन्फॉर्मेशन मिला तो 50,000 रुपये सैलरी आपको महीने का मिल रहा है, अगर वो वाला इन्फॉर्मेशन मिल जाता तो उसकी भी क्राइटेरिया में आप जो है वो मान लो कि उसका क्राइटेरिया है कि 25 साल से कम का होना चाहिए, जो आपका जो है समथिंग जो भी उनका क्राइटेरिया, उन क्राइटेरिया में आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाता कि इस क्राइटेरिया के लिए सारे आप एलिजिबल हो, तो ऐसी परिस्थिति में आपको 75,000 जो है उसकी सैलरी मिल जाती है महीने की। इसका मतलब 25,000 महीने का आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाता, तो आपको उसी को बोलते हैं वैल्यू। वैल्यू मतलब क्या, वैल्यू ऑफ डिसीजन चेंज माइनस कॉस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन, तो इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब इसको कॉस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन इसी को बोला गया है, ठीक है। तो इस तरह से हमने जाना कि कुछ आपके एट्रीब्यूट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स या प्री रिक्विजिट ऑफ इन्फॉर्मेशन किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रैटेजिक एंड टैक्टिकल इन्फॉर्मेशन या डिसीजन के बारे में। स्ट्रैटेजिक एंड टैक्टिकल किसको बोलते हैं? इन्फॉर्मेशन को 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। लेवल ऑफ मैनेजरियल एक्टिविटीज के हिसाब से इन्फॉर्मेशन को 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। अगर ध्यान से देखो तो ये बड़ा अजीबोगरीब क्वेश्चन है, लेकिन नवंबर 15 में, ठीक है, और आरटीपी में 3 जगह ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। आपके 2 बार तो एग्जाम में पूछा गया है, नवंबर 2004 में, नवंबर 2015 में रिसेंटली पूछा गया था। तो इसका मतलब डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट एक्टिविटी इन एन इंटरप्राइज, किसी भी इंटरप्राइज में, तो उसमें स्ट्रैटेजिक और टैक्टिकल इंफॉर्मेशन या डिसीजन, स्ट्रैटेजिक एंड टैक्टिकल वर्ड जहां देखा वहां आप समझ जाओ कि आपको क्या बोला गया है। टॉप लेवल, मिडिल लेवल और ऑपरेशनल लेवल यानी कि लोअर लेवल मैनेजमेंट के बारे में लिखने के लिए बोला गया है। चाहे वो स्ट्रैटेजिक एंड टैक्टिकल जैसे ही देखो आपको ध्यान आना चाहिए, चाहे वो डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजरियल एक्टिविटीज करके बोले या फिर ना बोले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम लोग बात करते हैं जो लेवल जो आपका मैनेजमेंट होता है वो 3 लेवल का होता है, जैसा कि आपको पता है। एक होता है टॉप लेवल जिसको आप स्ट्रैटेजिक लेवल मैनेजमेंट बोलते हो, दूसरा होता है मिडिल लेवल, मिडिल वाले को टैक्टिकल डिसीजन लेना पड़ता है, ठीक है, और तीसरा होता है ऑपरेशनल लेवल जो डे टू डे एक्टिविटी करता है, मतलब इसको आप लोअर लेवल बोलते हो। मैनेजमेंट के किसी भी मैनेजमेंट को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है, ठीक है। आपने ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट चैप्टर से आपने 11-12 से ये सब कुछ पढ़ा होगा, ठीक है। अब जो टॉप मैनेजमेंट होता है वो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखकर स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेता है। कौन सा डिसीजन लेता है? स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेता है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखकर, ठीक है, लॉन्ग टर्म प्लान को ध्यान में रखकर, ठीक है। और मिडिल लेवल जो होता है, ये टॉप वाले ने जो भी आपको लॉन्ग टर्म प्लान को बनाया है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए उसको प्लान को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटता है और बिजनेस के ऑब्जेक्टिव की दिशा में सब कुछ चले इसीलिए प्लान करता है, तो उसको टैक्टिकल डिसीजन बोलते हैं। बिजनेस गोल को ध्यान में रखकर टैक्टिकल डिसीजन लेता है, ठीक है। और ये जो ऑपरेशनल लेवल होता है इसको सुपरवाइजरी लेवल भी बोलते हैं। ये डे टू डे एक्टिविटी जो इसको एलोकेट की गई है, डे टू डे एक्टिविटीज जो होती है जो इसको दी गई है, उसको एलोकेट की गई है डे टू डे एक्टिविटीज के बारे में, इसका धंधा होता है, इसका काम होता है, ये करना होता है, ठीक है। अब ये टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखता है। इंटरनल मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की बातें, विद इन द बाउंड्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल, और दूसरा आउटसाइड जैसे कि गवर्नमेंट की पॉलिसी, इंटरनेशनल मार्केट, नेशनल मार्केट, मार्केट डिमांड, कस्टमर का थिंकिंग एबिलिटीज, ठीक है, कस्टमर का जो है विलिंग टू पे, जो भी सारी चीज़ें एक्सटर्नल फैक्टर्स होती है उसको भी ध्यान में रख के रखता है टोटल टॉप मैनेजमेंट, जिसको लॉन्ग टर्म जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट भी बोलते हैं। स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेता है लॉन्ग टर्म प्लान को ध्यान में रखकर। इसको इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है। मिडिल वाले को किस चीज़ पर ध्यान देना पड़ता है? मिडिल वाले को बिजनेस ऑब्जेक्टिव, जो आपका बिजनेस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए इंटरनल इंफॉर्मेशन की आवश्यकता पड़ती है। इसको एक्सटर्नल से कोई लेना देना नहीं, इसको भी इंटरनल इंफॉर्मेशन की आवश्यकता पड़ती है, उसको भी एक्सटर्नल से कोई लेना देना नहीं। उसके बाद जहां तक बात करते हैं, ये टॉप वाले जो होते हैं वो पॉलिसी डिसीजन लेते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट लॉन्च करना, नए प्लांट को लगाना है या नहीं लगाना है, डिविडेंड डिक्लेयर करना है या नहीं डिक्लेयर करना है, ठीक है। इसके लिए इसको किस किस चीज़ का इन्फॉर्मेशन लेना पड़ता है? तो कई तरह के इन्फॉर्मेशन हो सकते हैं, प्रोडक्ट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, कस्टमर के रिलेटेड जो टारगेट कॉम्पिटिशन क्या चल रहा है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग को ये लोग ध्यान में रखते हैं।
मिडिल लेवल वालों की जहाँ तक बात करते हैं तो कस्टमर जो होता है अलग अलग मार्केट में कौन कौन कहाँ पे कितना माल भेजना है, किस किस एरिया में ज़्यादा डिमांड है, सीजनल सेल्स के बारे में, ठीक है, कितना सेल का टारगेट हुआ है, कितना पूरा करना है, इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे स्ट्रैटेजिक डिसीजन को जिसने टॉप मैनेजमेंट ने बनाया है। ये लोग शॉर्ट टर्म प्लान पे तवज्जो देते हैं, ये लोग ज़्यादा लॉन्ग टर्म पे नहीं फोकस करते हैं टॉप मैनेजमेंट वाले की तरह। अब ऑपरेशनल लेवल की जहाँ तक बात करते हैं तो डे टू डे एक्टिविटी स्मूथली और इफिशियंसी से होती रहे, इसीलिए ये ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट करता है। जैसे कि कितना प्रोडक्शन हुआ है, कितना रॉ मटेरियल हैंड में है, कितना वर्क इन प्रोग्रेस में है, ठीक है, तो वर्क एंड ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो ये आपका हो गया डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजरियल एक्टिविटी इन एन एंटरप्राइज, स्ट्रैटेजिक एंड टैक्टिकल। यहाँ पर अगर चैप्टर नंबर 2 की एक बात मैं आपको बताऊं कि टीपीएस और ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम और ये सारी चीज़ें, ईआरपी वगैरह, ये सारी चीज़ें अगर पूछी जाए तो कोई भी लिख सकता है, लेकिन ये सब थोड़ा क्रिटिकल एरिया है। वो सब एरिया तो सब पढ़ते हैं और सब पढ़ाते हैं जोर से, लेकिन ये जो है जोर शोर से ना कोई पढ़ता है ना कोई पढ़ाता है, तो इसलिए आपको इन सब एरिया पर भी फोकस करना है। स्टार्टिंग में थोड़ा बोरिंग आपको लग रहा होगा, लेकिन बाकी आगे आगे जैसे ये चैप्टर बढ़ेगा वैसे वैसे इंटरेस्टिंग होता चला जाएगा, ठीक है, ये आपको समझ में आएगा। और यहाँ पर भी मैं आपको इंटरेस्टिंग बना के बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, बस आप सुनते जाओ। अब हम लोग बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम आखिर बोला किसको जाता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम का आखिर मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम जहां आया वहां आपके दिमाग में एक वर्ड याद आनी चाहिए, आईटी। आईटी बोलो तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो आईटी के डिप्लॉयमेंट, डेवलपमेंट और यूज को गवर्न करने वाला सिस्टम। आईटी के डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट और यूज को गवर्न करने वाला जो सिस्टम होता है वो आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम कहलाता है। कई सारे एलिमेंट का ये भी अरेंजमेंट होता है बाकी सिस्टम की तरह। इससे फ़ायदा क्या होता है, आपका अल्टीमेट इंफॉर्मेशन जो डिसीजन लेने में आपको हेल्प मिलता है, ठीक है। वैसे सिस्टम तो आपका सिस्टम जो होता है वो ऑर्डिनरी सेंस में उसको इंफॉर्मेशन सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, आईटी वाला सिस्टम बोलते हैं। वैसे ये कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है और बिना कंप्यूटर का भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन आज के डेट में इंफॉर्मेशन सिस्टम बोला ही तो आपको आईटी के बारे में चर्चा कर देनी है, उसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये इंफॉर्मेशन सिस्टम से अनसर्टेनिटी रिड्यूस होती है, रिसोर्सेज का ऑप्टिमल यूज हो पाता है। कई प्रकार से इंफॉर्मेशन सिस्टम को क्लासीफाई किया जा सकता है, जैसे कि आपका मैनुअल सिस्टम हो गया, ठीक है, या फिर आपका ऑटोमेटेड सिस्टम हो गया, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम हो गया, मैनुअल, ऑटोमेटेड, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड। मैनुअल में आप जो है इंफॉर्मेशन सिस्टम में पेन पेंसिल से जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह सब तैयार करते हो, बुक्स ऑफ अकाउंट तैयार करते हो, कंप्यूटर में आपका डिजिटल फॉर्मेट में होता है। उसके बाद इंफॉर्मेशन सिस्टम में जो इंफॉर्मेशन के टाइप होते हैं वो इंफॉर्मेशन सिस्टम के टाइप वो इनफॉर्मल भी हो सकते हैं और फॉर्मल भी हो सकते हैं। इनफॉर्मल मतलब ओरल और फॉर्मल का मतलब रिटन डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो ये सारी कुछ बातें हुई, ये कभी पूछा नहीं गया है, कभी ना पूछा जाएगा, बस इंफॉर्मेशन सिस्टम आपको ऐसे ही समझ लेना है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन इंफॉर्मेशन सिस्टम मॉडल। अब जब इस मॉडल की बात नहीं होती है, जब इंफॉर्मेशन सिस्टम के मॉडल की जब बात आती है तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें पूछी जा सकती है इंफॉर्मेशन सिस्टम के रिस्पेक्ट में। अगर आपको मॉडल पूछेगा, ठीक है, मॉडल पूछेगा तो आपको याद आना चाहिए इप्सो, इनपुट, प्रोसेस, स्टोरेज और आउटपुट, ठीक है। इप्सो के अलावा एक और फीडबैक। तो ये मॉडल का नाम मान लो इप्सो है, इनपुट, प्रोसेस, स्टोरेज और आउटपुट। वैसे मेमोरी टेक्निक की जरूरत नहीं है, लेकिन मॉडल बोला गया तो। लेकिन अगर कंपोनेंट या एलिमेंट बोला गया, कंपोनेंट बोला गया, कंपोनेंट पूछा या फिर एलिमेंट पूछा, तब आप क्या लिखोगे, तब आप लिखोगे कि पीपल। सबसे पहला कंपोनेंट होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम का कौन, पीपल, लोग, ठीक है। दूसरा कंपोनेंट होता है कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर में सिस्टम में एक हो गया हार्डवेयर, एक हो गया सॉफ्टवेयर। तीसरा कंपोनेंट होता है डेटा और चौथा कंपोनेंट होता है नेटवर्क। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम के 4 कंपोनेंट, आपका पीपल। तो कंपोनेंट हम लोग जब देखेंगे तब देखेंगे, फिलहाल हम लोग बात करते हैं मॉडल के बारे में। इनपुट जो होता है वो आपका सुटेबल फॉर्मेट में होना चाहिए, कैप्चर करने का आपके पास डिवाइस होना चाहिए, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, और उसके बाद जो है आपका बारकोड रीडर हो गया, ठीक है, टच स्क्रीन हो गया, वॉटेवर जो कुछ भी है, इनपुट जो होगा वो सुटेबल फॉर्मेट में होना मांगता। आपका जो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर होता है या फिर आपका जो इंफॉर्मेशन सिस्टम जिस टाइप का टेक्नोलॉजी यूज़ करता है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद पी फॉर क्या हो गया, प्रोसेसिंग जो होगा वो आपका, प्रोसेसिंग मतलब मैनिपुलेशन करना या फिर कंप्यूटिंग करना, ठीक है। तो प्रोसेसिंग जो होगा वो आपका सिस्टम के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। प्रोसेसिंग जो होता है वो प्री डिजाइंड क्या बोलते हैं,
पहले से डिज़ाइन के आधार पर होना चाहिए। किसी भी सिस्टम में पहले से प्रोसेसिंग जो होता है कंप्यूटर में डिज़ाइन रहता है, प्रोग्रामिंग वगैरह सब किया हुआ रहता है। उसके बाद आता है आपका स्टोरेज एंड आउटपुट। स्टोरेज एंड आउटपुट का मतलब क्या हो गया कि स्टोरेज क्यों करते हो आप, फर्दर यूज़ के लिए स्टोरेज करते हो या फिर कम्युनिकेट करने के लिए या फिर रिकॉर्ड रखने के लिए स्टोरेज करते हो। और अकॉर्डिंगली फीडबैक, जो प्रोसेसिंग होता है और यूज़र होता है उसके आपस के बीच में जो फीडबैक होता है उस पर प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए। इन सब सारी चीज़ों पर कंट्रोल होना चाहिए, जिसको हम लोग चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे कि कंट्रोल कैसे कैसे होता है इनपुट प्रोसेस पर, स्टोरेज पर, आउटपुट पर, ठीक है। और फीडबैक का मैकेनिज्म होना चाहिए, जो प्रोसेसिंग हो रहा है यूज़र के बीच में, यूज़र ने कमांड छोड़ा, प्रोसेसिंग हो रहा है तो फीडबैक का मैकेनिज्म होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आजकल कंप्यूटराइज होती है, सिस्टम से होती है। डेटाबेस मैनेजमेंट की जहाँ तक बात करते हैं तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ऑरेकल जैसे सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ। अगर मान लो कि ये डेटा को आप यहाँ पर स्टोर करते हो, हार्ड डिस्क में स्टोर करते हो या हार्ड ड्राइव में स्टोर करते हो, तो ये एक फाइल, जैसे ये फाइल, बहुत सारे फाइल जो होते हैं यहाँ पर स्टोर होते चले जाते हैं, फाइल एंड फोल्डर, ठीक है। उसके बाद एक आपका कंप्यूटर होता है, आपके कंप्यूटर और आपके कंप्यूटर और आपका जो हार्ड डिस्क होता है उसके बीच में एक असिस्टेंट होता है, उसको बोलते हैं DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑरेकल वगैरह सब जैसे कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। ये जिस तरह से इस पर स्टोर रखा गया रहता है, अरेंज किया गया रहता है। थोड़ी देर के बाद में हम लोग एक चीज़ देखेंगे, एक टर्म देखेंगे कि फिजिकल डिज़ाइन, ठीक है। फिजिकल डिज़ाइन और लॉजिकल डिज़ाइन, दो प्रकार से आपका जो डिज़ाइन किया रहता है। तो यहाँ जो दिखता है आपको उसको फिजिकल डिज़ाइन बोलते हैं। और यहाँ जिस तरह से फाइल खुलता है, जो आपका स्ट्रक्चर बना के बताता है, ये DBMS वाला रखता कैसे भी है लेकिन दिखाता आपको प्रॉपर सही मैनर में है, ठीक है, जैसा आप देखना चाहते हो उसके हिसाब से। जैसे सेल्स का फिगर आपने मांगा MIS रिपोर्ट से, एक्सेल सीट से, तो वो सेल्स का फिगर पाई चार्ट में वगैरह वगैरह एक्चुअल जैसे भी स्टोर है लेकिन वो आपको दिखाने की एबिलिटी रखता है। तो ये असिस्टेंट जो होता है इसको बोलते हैं लॉजिकल डिज़ाइन, इसको बोलते हैं फिजिकल डिज़ाइन, दोनों का डिज़ाइनिंग किया जाता है। तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम मॉडल में बहुत सारी बातें आती है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है वो कुछ इसी प्रकार से अपना स्ट्रक्चर रखता है। बाकी जो है स्कीमा, सब स्कीमा, वो सारी चीज़ जो हम लोग बाद में देखेंगे, थोड़ी देर के बाद आने वाला है, बट इतना डिटेल में लिखा नहीं स्टडी मटेरियल में, तो आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। रोल ऑफ इंफॉर्मेशन इन बिजनेस, ठीक है। बिजनेस पर आपका, बिजनेस में इंफॉर्मेशन का क्या रोल होता है, ठीक है। अभी ये तो बच्चे वाली क्वेश्चन हो गई कि इंफॉर्मेशन सिस्टम जो होता है या इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है, उसका बिजनेस में क्या रोल होता है। तो आपका इंफॉर्मेशन रहेगा तो आपका स्ट्रैटेजिक डिसीजन हो पाएगा, स्ट्रैटेजिक डिसीजन हो पाएगा तो आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल पाएगा, ठीक है, और बिजनेस में सक्सेस मिल पाएगा। राइट टाइम पर राइट इन्फॉर्मेशन राइट पर्सन को मिलता है तो सही डिसीजन हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो होती है इंफॉर्मेशन सिस्टम या इंफॉर्मेशन के कुछ वाइटल रोल होते हैं, ठीक है। लेकिन इसको हल्के में ना लेना, क्योंकि ये आपके स्टडी मैटर में लिखा हुआ है, रोल ऑफ इंफॉर्मेशन इन बिजनेस, ठीक है। बिजनेस में इंफॉर्मेशन का रोल, अपने मन से कुछ भी लिखा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको 3 बातें लिखनी है, 3 पॉइंट में आपको बताना है। रोल ऑफ इंफॉर्मेशन इन एनी बिजनेस, किसी भी बिजनेस में इंफॉर्मेशन का रोल तो बिजनेस प्रोसेस एंड ऑपरेशन में सपोर्ट करता है, बिजनेस प्रोसेस एंड ऑपरेशन में सपोर्ट करता है, पहली बात। दूसरा, डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट करता है, दूसरा डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट करता है। तीसरा, सपोर्ट करता है स्ट्रैटेजिक एडवांटेज में और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में, स्ट्रैटेजिक एडवांटेज में और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में सपोर्ट करता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 2 बार पूछा गया है, हल्का सा क्वेश्चन है लेकिन फिर भी कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। मई 10 में और उसके बाद नवंबर 15 में पूछा गया है, और RTP में भी आपके क्वेश्चन जो हैं ये दिए हुए थे, ठीक है। तो मई 10, नवंबर 15 और RTP में भी क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इन्फॉर्मेशन इन बिजनेस, किसी भी बिजनेस में इन्फॉर्मेशन तो सपोर्ट करता है, बिजनेस प्रोसेस में और बिजनेस के ऑपरेशन में सपोर्ट करता है, डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट करता है, स्ट्रैटेजिक एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है सपोर्ट 3 बार सपोर्ट, एक बार बिजनेस प्रोसेस एंड ऑपरेशन, दूसरा जो है आपका हो गया डिसीजन मेकिंग और तीसरा हो गया स्ट्रैटेजिक एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। क्यों मैं बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा चुका है, खतरा की घंटी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एक्सपेंस सिग्निफिकेंस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम का सिग्निफिकेंस एट डिफरेंट लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे ही लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आता है तो आपको सिग्निफिकेंस में टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट की याद आनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्या आता है, सिग्निफिकेंस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। पिछला क्वेश्चन क्या था, रोल ऑफ इंफॉर्मेशन इन बिजनेस। उसके पहले क्वेश्चन क्या था, स्टेप्स इन्वॉल्विंग इंफॉर्मेशन सिस्टम मॉडल। तो ये मॉडल तो ठीक है। उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय इंफॉर्मेशन सिस्टम, उससे पहले आपका क्या था, स्ट्रैटेजिक एंड टैक्टिक इंफॉर्मेशन या डिसीजन। अब यहाँ पर इंफॉर्मेशन सिस्टम का सिग्निफिकेंस के बारे में पूछा गया है। सिग्निफिकेंस ऑफ इंफॉर्मेशन तो हम लोगों ने देखा था, जिसको एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन बोलते हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये भी आपके मैनेजमेंट प्रोसेस और बिजनेस प्रोसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है। यानी कि इसको दूसरे तरीके से कैसे पूछा जा सकता है, डिस्कस सम इम्पोर्टेंट इम्प्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। इम्पोर्टेंट इम्प्लीकेशन,
of information system, significance of information system, important implication of information system in any business। स्टडी मेटल में अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग में आपको ये नहीं मिलेगा, आखिरी के कुछ पन्नों में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम एट डिफरेंट लेवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहाँ पर एक कहानी आती है, वो कहानी आपको ध्यान देनी है, वो कहानी ध्यान देनी है। अब आइडिया का सिम आपके पास है। ठीक है, आइडिया ने आपको किस तरह से उल्लू बनाया उसकी कहानी देखते हैं। ठीक है, उल्लू बनाइंग वाला। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम एट डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसको आप एसोसिएट करोगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम इन बिजनेस, इंफॉर्मेशन सिस्टम का इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन किसी भी बिजनेस में, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन किसी भी बिजनेस में। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये भी मे 10 में और मे 15 में पूछा गया था। इवन मे 15 में तो बोले तो कंपलसरी क्वेश्चन में था। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सम इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम इन बिजनेस। तो आइडिया का सिम लेकर, ठीक है, आइडिया का सिम लेकर आप कहाँ गए? इफेक्टिव डिसीजन लेने के लिए। इफेक्टिव डिसीजन लेने के लिए आइडिया का सिम लेकर इफेक्टिव डिसीजन लेने के लिए आप कंपटीशन में चले गए, कंपटीशन में जाकर बैठ गए। ठीक है, कंपटीशन में जाकर आप बैठे, लेकिन आपका आइडिया सिम आपको उल्लू बना दिया, मतलब इंटरनेट कनेक्ट नहीं हुआ, राइट टाइम पर आपको धोखा दे दिया। ठीक है, तो ठीक है, राइट टाइम पर धोखा दे दिया, राइट टाइम, तो आप राइट डिसीजन नहीं ले पाए, आप राइट डिसीजन नहीं ले पाए। ठीक है, और आप अनयूजुअल और क्रिटिकल सिचुएशन में पड़ गए, अनयूजुअल सिचुएशन में पड़ गए, और वहां पर बैठकर आप उसी वक्त फार्मूला क्रिएट करने लगे कि भैया कैसे डिसीजन ले, कुछ फार्मूला आप आविष्कार करने लगे वहां पर बैठकर। ठीक है, तो आइडिया ने आपको उल्लू बनाया। ठीक है, तो आइडिया का मतलब पहला क्या हो गया कि आपका ध्यान रहे, क्वेश्चन ध्यान से सुनो, इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम इन बिजनेस, या फिर एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम एट डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम एट डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो आइडिया का मतलब क्या हो गया? इनोवेटिव आइडिया, मतलब क्रिटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको इनोवेटिव आइडिया मिलता है। आइडिया का मतलब क्या कि इंफॉर्मेशन सिस्टम की खासियत होती है, अलग अलग लेवल के ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होता है या इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन होता है कि आपको क्या मिलता है, इनोवेटिव आइडिया मिलता है क्रिटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इफेक्टिव का मतलब क्या हो गया कि ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन गोल को यानी कि बिजनेस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए आपको इफेक्टिव डिसीजन लेने में मदद मिलती है। इफेक्टिव डिसीजन लेने में मदद मिलती है, इफेक्टिव डिसीजन में आपको हेल्प मिलता है। कंपटीशन में आपको सर्वाइवल का रास्ता मिलता है, कंपटीशन में आप सर्वाइव करते हो, यानी कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है। राइट टाइम पर राइट डिसीजन ले पाते हो, राइट टाइम पर राइट डिसीजन ले पाते हो। ठीक है, अनयूजुअल सिचुएशन में आपके बिजनेस को कोप करने की ताकत देता है, अनयूजुअल सिचुएशन में आपके बिजनेस के साथ आपको कोप करने की ताकत देता है। और फॉर्मूला यानी कि स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करने में आपको काफ़ी मदद मिलता है। मैंने सारा नेगेटिव कहानी बताया, ये सारा पॉजिटिव कहानी में आपको कन्वर्ट कर देना है। तो यहाँ पर क्या बात होती है, यहाँ पर आपको क्वेश्चंस को ध्यान देना है। क्वेश्चन मैंने बार बार बोला आपको कि डिस्कस सम इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम इन बिजनेस, सम इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम इन बिजनेस। इसमें पहला हम लोगों ने क्या देखा? आइडिया। ये सारे कीवर्ड्स आपको काम आएंगे, और अगर ये कीवर्ड्स को आप एग्जाम में भी अंडरलाइन करते हो तो आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे होंगे, आपके मार्क्स काफ़ी इंप्रूव होंगे। इसीलिए कोशिश करो कि इन कीवर्ड्स को ध्यान में रखने के लिए। अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर क्या हम लोग बात करते हैं, हाँ, इस क्वेश्चन का दूसरा पहलू भी है। यहाँ पर क्या हुआ कि डिफरेंट लेवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जब आप देखो तो डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आपको एक बात और एक्सप्लेन करनी है, क्योंकि ये सारे इंफॉर्मेशन सिस्टम के रिस्पेक्ट में है, और यहाँ पर मैनेजमेंट प्रोसेस, बिजनेस प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन का काम है। तो इसकी वजह से आइडिया सिम वाली कहानी आपको लिखनी है। उसके अलावा क्या करना है कि अलग अलग लेवल जो मैनेजमेंट का होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, स्ट्रैटेजिक लेवल होता है टॉप वाले, उसकी भी चर्चा कर देना। स्ट्रैटेजिक लेवल होता है आपका, दूसरा आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है। ठीक है, तो जिसको मैनेजमेंट लेवल बोलते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट लेवल। उसके बाद ऑपरेशनल लेवल होता है, ऑपरेशनल लेवल हो गया ऑपरेशनल लेवल। तो तीन प्रकार के तो लेवल ही हो गए। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, अलग अलग लेवल पे, तो टॉप और मिडिल, और उसके बाद ऑपरेशनल लेवल हो गया। उसके बाद एक और लेवल होता है जिसको नॉलेज लेवल बोलते हैं। ये नॉलेज लेवल क्या होता है, ये जानने की चीज़ है। जैसा कि आपको पता है, स्ट्रैटेजिक लेवल मतलब टॉप मैनेजमेंट कंडीशन, मतलब टॉप मैनेजमेंट लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखकर स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेता है। मिडिल मैनेजमेंट क्या करता है, जो टॉप वाले ने जो भी डिसीजन लिया
लिया है, लॉन्ग टर्म प्लान बनाया है, ठीक है, उसको जो है वो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी की तरह काम करता है और पीरियोडिक रिपोर्ट देता रहता है, ठीक है, कितना परफॉर्म हुआ है, कितना बिजनेस ऑब्जेक्टिव को पाएं। ऑपरेशनल लेवल क्या होता है, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेल, उसके बाद बिजनेस प्रोसेस के जो भी एक्टिविटीज़ होते हैं उसको क्वालिटी एंड कॉस्ट के टर्म में ध्यान में रखते हुए उसको ऑपरेशनल बनाता है, ऑपरेट करता है, ठीक है, डे टू डे लाइफ में। नॉलेज लेवल क्या होता है, तो नॉलेज लेवल बिजनेस प्रोसेस में कंट्रोल के लिए, नॉलेज लेवल क्या होता है, बिजनेस प्रोसेस में क्या करना है, कंट्रोल लगाना है। उसके लिए कई तरह के नॉलेज जो होते हैं उसको एकत्रित करना जरूरी है, इंटीग्रेट करना जरूरी है, ताकि जो होता है आपका कंट्रोल प्रॉपर बना रहे। और दूसरा नॉलेज आपके वर्क फ्लो से रिलेटेड, बिजनेस प्रोसेस यानी कि वर्क के रिलेटेड, मतलब क्या कि कई सारे नॉलेज लेवल क्या होता है, इसका काम ही होता है, नॉलेज लेवल मैनेजमेंट का काम क्या होता है कि पूरे वातावरण में क्या चल रहा है उससे अपडेट रहना, नए नए नॉलेज को एकत्रित रखना, एकत्रित करके अपने बिजनेस प्रोसेस में कंट्रोल को बढ़ाना और अपने वर्क की जो अपना डे टू डे वर्क है या वर्क फ्लो है, ठीक है, उससे रिलेटेड जानकारियां इकट्ठा करना ताकि हमारे अंदर इंप्रूवमेंट आ सके, ठीक है, तो उसको नॉलेज लेवल सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। नॉलेज लेवल सिस्टम में सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए ये नॉलेज लेवल सिस्टम जो होता है वो काफ़ी काम आता है। तो यहाँ पर बोलते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम एट डिफरेंट लेवल ऑफ, ठीक है, और जैसे ही आप सिग्निफिकेंस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम देखो तब आपको वो आइडिया सिम की कहानी याद आनी चाहिए, और डिफरेंट लेवल देखो तो ये वाली कहानी याद आनी चाहिए। तो सिग्निफिकेंस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम जैसे ही आ गया, ठीक है, किसी भी बिजनेस में, या फिर इंपॉर्टेंट इंप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो आइडिया सिम वाली कहानी आप लिख सकते हो। ये एरिया जो होता है वो थोड़ा क्रिटिकल है, जो स्टार्टिंग में मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये चैप्टर इंटरेस्टिंग हो जाएगा और कन्फ्यूजिंग बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अब हम लोग आगे जहाँ तक बात करते हैं, बिजनेस मैनेजर शुड हैव एडिक्वेट नॉलेज टू ऑपरेट इंफॉर्मेशन सिस्टम इफेक्टिवली। ये भी एक क्वेश्चन है, एक बिजनेस मैनेजर को ध्यान रहे, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, बिजनेस मैनेजर जो है उसके पास एडिक्वेट नॉलेज होना चाहिए, इंफॉर्मेशन सिस्टम को ऑपरेट करना चाहता है अगर इफेक्टिवली, ठीक है, तो उसके पास क्या रहना चाहिए, एडिक्वेट नॉलेज रहना चाहिए। ध्यान रहे ये क्वेश्चन बिजनेस मैनेजर की बात कर रही जा रही है यहाँ पर, बिजनेस मैनेजर के पास एडिक्वेट नॉलेज होना चाहिए। किसके पास एडिक्वेट नॉलेज होना चाहिए, बिजनेस मैनेजर को। क्यों होना चाहिए, क्योंकि वो ऑपरेट करना चाहता है अगर इंफॉर्मेशन सिस्टम को इफेक्टिवली ऑपरेट करना चाहते हो तो, ठीक है, इफेक्टिवली ऑपरेट करना चाहते हो तो। ये आपके स्टडी मटेरियल में 2 जगह दी गई है, इसके अंदर जो अभी पॉइंट हम लोग डिस्कस करने जाएंगे वो 2 जगह दी हुई है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो दूसरी जगह अगर आपके स्टडी मटेरियल में दी हुई है तो अगर उसके बारे में बोला जाए तो 5 की एरियाज ऑफ नॉलेज रिक्वायरमेंट, 5 की एरियाज ऑफ नॉलेज ठीक है। अब जो की एरिया ऑफ नॉलेज रिक्वायरमेंट जैसे ही पूछा, ठीक है, भले ही बिजनेस मैनेजर का नाम लिया या नहीं लिया, नॉलेज रिक्वायरमेंट पूछा, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि नॉलेज रिक्वायरमेंट के जो एरिया होते हैं कौन कौन से एरिया होने चाहिए, तो इस तरह से आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ पर आपके पादुका की क्वेश्चन में भी नहीं मिली, लेकिन फिर भी आपको ध्यान देना है कि 5 की एरियाज ऑफ नॉलेज रिक्वायरमेंट, नॉलेज रिक्वायरमेंट। दूसरा बिजनेस मैनेजर, बिजनेस मैनेजर को कौन कौन चीज़ों का एडिक्वेट नॉलेज होना चाहिए, कौन कौन से चीज़ों का एडिक्वेट नॉलेज होना चाहिए, तो इसका यहाँ पर आप मेमोरी टेक्निक लिख सकते हो, CT BCD, ठीक है, CT में कितना बेसिक कस्टम ड्यूटी लगता है उसका नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, और ये बंदा कम से कम CA का फाउंडेशन पास होना चाहिए, CA फाउंडेशन पास होना चाहिए। तो पहली बात तो है कि सिस्टम के बारे में उसके पास फाउंडेशन कंसेप्ट होना चाहिए, फाउंडेशन कंसेप्ट उसके पास फाउंडेशन कंसेप्ट होना चाहिए। ऐसी ऐसी चीज़ें पूछते हैं एग्जाम में ताकि समझ में भी ना आए कि कहाँ से पूछा आखिर। ये मई 15 में पूछा गया था रिसेंटली, मतलब स्टूडेंट अगर चाहे कि भाई इफ जो मई 15 में पूछा गया था, अगर वो चाहे तो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम, ERP, ठीक है, कोर बैंकिंग सिस्टम, इन सब पे ज़्यादा फोकस करते रह जाएं और हम इस एरिया को पूछ ले, वो लोग बहुत चालू होते हैं क्वेश्चन सेटर लोग, ठीक है। तो फाउंडेशन कंसेप्ट पहली बात है, फाउंडेशन कंसेप्ट, लेकिन उनकी एक मजबूरी होती है कि स्टडी मटेरियल के अलावा कुछ भी नहीं पूछ सकते हैं, इसलिए पूरे स्टडी मटेरियल को आपको ध्यान देना है। दूसरा हो गया आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, TSEC टेक्नोलॉजी, उसके बाद बिजनेस एप्लीकेशन, ठीक है, बिजनेस एप्लीकेशन, उसके बाद सी से आपका क्या हो गया, यहाँ पर सी से हो गया कि आपका जो कंसेप्चुअल डेवलपमेंट प्रोसेस होता है, मतलब BDC पहले आपका क्या हो गया, मैनेजमेंट मतलब डेवलपमेंट प्रोसेस, उसके बाद आपका आ गया चैलेंजेस,
तो मैनेजमेंट चैलेंजेस, तो फाउंडेशन कंसेप्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बिजनेस एप्लीकेशंस, उसके बाद डेवलपमेंट प्रोसेस और चैलेंजेस, मैनेजमेंट चैलेंजेस, चैलेंजेस किसका, मैनेजमेंट का। इन सबका उसको नॉलेज होना चाहिए बिजनेस मैनेजर को, अगर इन्फॉर्मेशन सिस्टम को अच्छे तरीके से वो यूज करना चाहता है तो। फाउंडेशन का कंसेप्ट कैसे, किस चीज का, तो बिजनेस प्रोसेस का और मैनेजमेंट का, बिजनेस प्रोसेस का और मैनेजमेंट का, उसके बारे में उसको पता होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखकर। टेक्नोलॉजी का मतलब कि टेक्नोलॉजी क्या क्या लगेगी, अगर इन्फॉर्मेशन सिस्टम को आप यूज करना चाहते हो, कौन सा इन्फॉर्मेशन सिस्टम को यूज करना चाहते हो, तो उसके लिए क्या क्या टेक्नोलॉजी लगेगी ताकि अकॉर्डिंगली इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज ला सके, क्या हार्डवेयर लगेगा, क्या सॉफ्टवेयर लगेगा। उसके बाद क्या एप्लीकेशंस है, क्या बिजनेस एप्लीकेशंस है, मतलब मेजर आईटी इशू को देखने के लिए आपको जो होता है, जो भी आपका मेजर एप्लीकेशंस आपको लगेंगे प्रोसेस कराने के लिए या ऑपरेशनल बनाने के लिए उस सिस्टम को, वो उसका उनको जानकारी होना चाहिए। उसके बाद जो ये इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है उसको डेवलप कैसे किया गया, ठीक है, जो डेवलपर लोग थे, ताकि जो है कुछ हद तक, कुछ एक्सटेंट तक वो मैनेज वगैरह सब कर सके, सिस्टम का उसको नॉलेज रहे, तो उसका डेवलपमेंट जो होता है उस प्रोसेस का भी थोड़ा बहुत उसको आइडिया रहना चाहिए। उसके बाद जो मैनेजमेंट चैलेंजेस जो होता है कि भाई इस सिस्टम से मैनेजमेंट आखिर करना क्या चाहती है, क्या ऑब्जेक्टिव पाना चाहती है, क्या टारगेट है, तो मैनेजमेंट चैलेंजेस का उसको नॉलेज रहना चाहिए। तो बड़ी बात कुछ भी नहीं है, बस आपको पॉइंट ध्यान रखने हैं। फाउंडेशन कंसेप्ट जो बिजनेस प्रोसेस और मैनेजमेंट का होता है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके बाद बिजनेस एप्लीकेशंस, उसके बाद आपका जो डेवलपमेंट प्रोसेस होता है वो, और मैनेजमेंट चैलेंजेस, तो ये सारे कुछ पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। बस आपको दूसरा जो मैंने आपको बताया वो आपको याद रखना है कि की एरियाज ऑफ नॉलेज रिक्वायरमेंट, नॉलेज रिक्वायरमेंट का की एरिया कैसे करके भी पूछा जा सकता है। ध्यान रहे एग्जाम में ये चीज़ें भी पूछती हैं, उम्मीद से पढ़े हैं लेकिन पूछती हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ आईटी इन इंफॉर्मेशन सिस्टम या फिर इंटरप्राइज। अब ले आईटी का रोल ही आपसे पूछ दिया कि किसी भी इंटरप्राइज में या किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम में आईटी का रोल बताने के लिए बोला गया है। ये भी क्वेश्चन आपसे नवंबर 15 में पूछ दिया गया, ठीक है, अब नवंबर 15 में पूछ दिया गया, सब अपने अपने मन से लिख के आए, स्टडी मटेरियल में क्या लिखा हो वो पता ही नहीं है, तो गड़बड़ तो हो जाती है कभी कभी। ऐसे ऐसे क्वेश्चन इसलिए पूछते हैं क्यों, ताकि वो अपने मन से मार्क्स दे सके, ज़्यादा मार्क्स कोई उठा ही ना पाए, ठीक है, वरना स्टूडेंट तो छाप के आ जाएंगे पूरा का पूरा, ठीक है। तो हम लोग रोल ऑफ आईटी इंफॉर्मेशन सिस्टम में या इंटरप्राइज में, रोल ऑफ आईटी इन इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, या फिर पूछ सकता है रोल ऑफ आईटी इन एंटरप्राइज। ये भी आपके स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है, पीछे जाके कहीं पे दिया हुआ है, ध्यान रहे आपको, चैप्टर जब पढ़ते रहोगे आप ध्यान से, तो ऐसी चीज़ों को ज़्यादा नोटिस करना है, ना केवल ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम को, ना एमआईसी को, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम को, ना आपका जो ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम को है, वैसे तो सभी पढ़ते हैं, लेकिन ऐसी ऐसी चीज़ें जो है वो सभी नहीं पढ़ते हैं, तो इस पर ध्यान देना है। तो कंप्यूटर और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हो जब आप बिजनेस प्रोसेस में, यानी कि बिजनेस प्रोसेस का प्रोडक्शन, बिजनेस प्रोसेस क्या क्या होता है, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, सेल्स, एडवर्टीजमेंट, ये सारे जो है अकाउंटिंग, ये सारे एक्टिविटीज जो होते हैं बिजनेस प्रोसेस कहलाते हैं, ठीक है, जैसा कि आप आईटीएसएम से पढ़ते आ रहे हो, आईपीसीसी से, ठीक है। अब ये जो इंफॉर्मेशन सिस्टम जो होता है, बिजनेस प्रोसेस जो होता है, वो जब आईटी से किया जाए, ठीक है, तो आपको क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है, स्ट्रैटेजिक एडवांटेज होता है, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो होता है वो आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम का क्या होता है, भाई बंधु होता है, मतलब सब सिस्टम होता है, सब सिस्टम होता है, मतलब आईएस का, आईएस भी छोटे छोटे सब सिस्टम या छोटे छोटे कंपोनेंट से बनाए हुए एक सिस्टम है, ठीक है। इसी तरह इसका एक सब सिस्टम होता है आईटी, ठीक है, सबसे मेन भाई होता है, लेकिन सब सिस्टम होता है, राइट हैंड ही होता है, लेकिन सब सिस्टम होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम का। इस आईटी में क्या क्या आते हैं, तो आईटी में आपका हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, नेटवर्क हो गया, ठीक है, या टेक्नोलॉजी हो गया, ये सारी चीज़ें आती है, ठीक है। कई सारे बिजनेस एरिया में ये आईटी का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि आपका मार्केटिंग, कस्टमर रिलेशनशिप, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ठीक है, कई एरिया में यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये तो आपका एक पॉइंट हो गया। दूसरा, कई एरिया में इस्तेमाल किया जाता है, बिजनेस एरिया कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है वही आप लिख सकते हो। ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट जिसको यूज़ करती है, ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट इसको यूज़ करती है, टॉप हो, मिडिल हो या फिर लोअर मैनेजमेंट हो, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम के मतलब इन्फॉर्मेशन सिस्टम ही कई प्रकार के होते हैं जो हम लोग थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं। ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम हो गया आपका, उसके बाद आपका ईआरपी हो गया, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग जिसको बोलते हो, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम हो गया, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम हो गया, ठीक है। तो अलग अलग लेवल के मैनेजमेंट अलग अलग इन्फॉर्मेशन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद साइज पर भी डिपेंड करता है, हर साइज़ के एंटिटी के लिए जो होता है वो
काफ़ी काम का चीज़ होता है ये इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ऐसी कुछ बातें जो है वो आप जो है वो लिख सकते हो। तो ये सब बातें बहुत कॉमन हैं, लेकिन फिर भी आपको ध्यान में रखना है कि आपको किस दिशा में अपना आंसर लिखना है। अल्टीमेटली लिखना तो पड़ेगा अपने मन से ही, लेकिन किस दिशा में लिखना है, दिशा विहीन ना हो जाओ, इसकी वजह से बहुत ही ज़रूरत है। अब मॉडल के बाद मैंने आपको क्या बोला था कि कंपोनेंट बोला था, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम का कंपोनेंट बोला था। ठीक है, कंपोनेंट बोला था, किस चीज़ का कंपोनेंट, तो कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम का कंपोनेंट बोला था। जिसमें मैंने आपको क्या क्या बोला था, मैंने आपको बताया था कि आपका कंपोनेंट क्या होता है। सबसे पहले तो होता है आपका पीपल, उसके बाद कंप्यूटर सिस्टम, इसमें होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है, कंपोनेंट या एलिमेंट जिसको आप बोल सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपका होता है डेटा, उसके बाद होता है आपको नेटवर्क। ठीक है, तो ये एलिमेंट पूछे, कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम क्या होता है ये जान ही सकते हो, और एलिमेंट जो है या फिर कंपोनेंट एग्जाम में कभी पूछा नहीं गया, लेकिन फिर भी जो है ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, अगर मॉडल पूछे तो इनपुट, प्रोसेस, स्टोरेज, आउटपुट, फीडबैक, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद कुछ बेसिक बातें हम लोग देखते हैं। एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम इन फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम का मुख्य रूप से बिजनेस में कहाँ कहाँ यूज़ होता है, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, सेल्स में, प्रोडक्शन सिस्टम में, इन्वेंट्री सिस्टम में, ठीक है, और पर्सनल मैनेजमेंट सिस्टम में। ठीक है, तो यहाँ सब इन सब चीज़ों में एचआर मैनेजमेंट जिसको आप बोलते हो, तो यहाँ यूज़ होता है। इसी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन करने के लिए बस नॉर्मल ही आंसर आपको लिखना है। ठीक है, अकाउंटिंग में क्या होता है, अकाउंटिंग सिस्टम में क्या होता है कि फाइनेंशियल वायबिलिटी के लिए जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है, उसके वायबिलिटी के लिए, या फिर जो फाइनेंस जो होता है वो आपका एक सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज होता है, उस रिसोर्सेज को कहाँ कहाँ लगाना है, कैसे कैसे लगाना है। तो सबसे पहले बात आप लिख सकते हो कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ठीक है, दूसरा बजट को मॉनिटर करने के लिए, बजट को मॉनिटर करने के लिए, ठीक है, फाइनेंशियल वायबिलिटी को आपका जो है इंश्योर करने के लिए, वाइबल है, ठीक है, तो इस बातों को इंश्योर करने के लिए। उसके बाद आपका जो रेवेन्यू या फिर कॉस्ट या इनकम जो होता है, ठीक है, इन सबको फॉरकास्ट करने के लिए, अंदाज़ा लगाने के लिए। ठीक है, उसके बाद जो होता है आपका क्या बोलते हैं, ये आप कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम आप यूज़ करते हो, तो जो आपका जो कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज़ करने का फ़ायदा क्या होगा कि जो आपका ये बहुत बेनिफिट देगा आपको। पांचवा बेनिफिट आप क्या बोल सकते हो कि सही जगह पर लगेगा, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन होगा आपके रिसोर्सेज का, फाइनेंशियल रिसोर्सेज का। कई सारे आपके जो जैसे हर सिस्टम के सब सिस्टम होते हैं, वैसे इस फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग भी कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम से आप यूज़ करते हो। तो कई सारे मैनेजमेंट होते हैं जिसको आप बोलते हो इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये सब ईआरपी में होते हैं। ये सब ईआरपी के जो होते हैं वो सब मॉड्यूल हैं। ईआरपी मॉड्यूल में आपने सुना ही होगा, ईआरपी, इंटरप्राइज रिसोर्सेज प्लानिंग। ठीक है, तो इसके कई सारे मॉड्यूल होते हैं, फाइनेंशियल मॉड्यूल, इन्वेंट्री। ठीक है, तो इसी तरह जो है इससे फ़ायदे क्या होते हैं, तो आपका जो बोलते हैं सब एप्लीकेशन या मॉड्यूल आप बोल सकते हो, इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो सकता है, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट हो सकता है, एसेट्स मैनेजमेंट, फंड मैनेजमेंट, ठीक है, ट्रेजरी या कैश मैनेजमेंट, ठीक है, बैलेंस शीट तैयार करना, अकाउंटिंग मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएगी। बस ऐवे ही बस कुछ भी आप लिख सकते हो, ये बड़ी चीज़ नहीं है, जस्ट एक बार जो है आपको गो थ्रू कर लेना है। यहाँ पर आपके स्टडी मटेरियल में लिखा हुआ है ये सारी चीज़ें। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मार्केटिंग एंड सेल के रिस्पेक्ट में। मार्केटिंग एंड सेल के रिस्पेक्ट में जहाँ तक बात करते हैं कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो आपको ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सेल्स एंड रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना। तो इसमें आपको हेल्प मिलता है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ता है, मार्केट का साइज और मार्केट का शेयर बढ़ता है। ठीक है, और उसके बाद प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करना, ये सारी चीज़ें जो होती है वो हो पाती है आपके कंप्यूटराइज टेक्नोलॉजी के थ्रू। ठीक है, उसके कई सारे मॉड्यूल हो सकते हैं जैसे कि सर्विसिंग मैनेजमेंट, सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग, सेल्स एनालिसिस, ठीक है, और डीलर का कमीशन वगैरह सब, ये सब ऑटोमेटिकली कंप्यूट हो जाता है। प्रोडक्शन सिस्टम में क्या हो गया, जैसे कि आपने प्रोडक्शन सिस्टम में वेस्टेज कंट्रोल होता है। ठीक है, प्रोडक्शन शेड्यूलिंग बहुत अच्छे तरीके से हो पाता है। ठीक है, ओवरऑल ओवरहेड जो कॉस्ट होता है वो रिड्यूस होता है, ओवरहेड कॉस्ट जो होता है वो रिड्यूस होता है, आपका वेस्टेज वगैरह सब जो है वो कम होता है। इसमें सब सिस्टम जो होते हैं वो आपका क्विक चेंज डिज़ाइन और उसके बाद कैड और कैम सॉफ्टवेयर वगैरह सबका आप यूज़ करते हो, वो आता है। कुछ खास एरिया नहीं है जिस पे मैं ज़्यादा फोकस करके ज़्यादा डिस्कशन करूँ और टाइम लगाऊँ यहाँ पर। तो अब हम लोग बात करते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम के, इन्वेंट्री सिस्टम के बारे में। तो इन्वेंट्री सिस्टम में जो आपको पता है कि जो इन्वेंट्री को ट्रैक करने में काफ़ी कंप्यूटर से मदद मिलता है। जो वर्क इन प्रोग्रेस में जो मटेरियल है पड़ा हुआ, या फिर आपके फैक्ट्री में जो पड़ा
पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मटेरियल वगैरह को ट्रैक कर पाता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मेंटेन कर पाता है कंप्यूटर, ठीक है। रीऑर्डर लेवल डिसाइड कर पाता है, ठीक है। इन्वेंट्री, अब देखो कि कितने प्रकार के प्रोडक्ट मिक्स होते हैं, बिस्किट ही है, अगर मान लो बिग बाजार में जाके देखो तो 100 प्रकार के तो बिस्किट है, अगर पतंजलि की बिस्किट है तो वो भी 10 प्रकार 20 प्रकार की है, ठीक है। तो इस तरह से मान लो कि कौन सा बिस्किट कब यहाँ पर घट गया, कब खत्म हो गया, वो पता कैसे चलेगा कि अब इसको रीऑर्डर देने का टाइम आ गया। ये कंप्यूटर की वजह से ये सारी चीज़ें हो पाती है। ये ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम में काफ़ी, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम की वजह से सब चीज़ें जो है उसका रिकॉर्ड रहता है अपने पास, सब चीज़ें आपको पता चलते रहता है, सारी चीज़ें जो है मेंटेन होते रहती है। और सब कुछ मैनेज करने वाला जो सबका बाप है ईआरपी आज के डेट में, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ईआरपी सॉफ्टवेयर, सैप वगैरह मॉड्यूल, ठीक है, सैप वगैरह, तो ये सब चीज़ें जो है इससे सब कुछ मैनेज हो रही है आज के डेट में, ठीक है। तो ये इसके सब एप्लीकेशंस या मॉड्यूल रॉ मटेरियल हो सकते हैं, WIP मूवमेंट का जो है रिकॉर्ड आप रखते हो, वो कंट्रोल रखते हो, फिनिश गुड्स का कंट्रोल रखते हो, तो ये सब कुछ सब डिसिप्लिन में बोल सकते हो। सबको आप लोग ऑब्जेक्टिव या गोल के हिसाब से डिफाइन कर सकते हो। पर्सनल मैनेजमेंट का मतलब क्या, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, HR मॉड्यूल भी आपका ERP का होता है, जिसमें आपका पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, रिक्रूटमेंट करना, उनका जो है ट्रेवल वगैरह का जो खर्चा होता है, वो सारी चीज़ें, एडमिनिस्ट्रेशन को क्या क्या बेनिफिट मिल रहा है वो पता चल जाता है, सैलरी का जो है या फिर उनका पेरोल जो होता है वो स्ट्रक्चर डिफाइंड होता है, उसका रिकॉर्ड रहता है, प्रमोशन का मैनेजमेंट होता है, ठीक है। तो क्या सारे बहुत सारे इसके ऑब्जेक्टिव गोल होते हैं कि आपके क्वालिफिकेशन, ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस और इंटरेस्ट के आधार पे स्किल्ड पर्सन का डाटाबेस आपके पास अलग रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो होता है कि आपको मैन पावर जो है सही जगह पर आप एलोकेट कर पाओगे, एम्प्लॉई कितना आउटपुट दे रहा है, कितनी इफिशिएंसी दे रहा है, वो आपका कंप्यूटर बता पाएगा। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जो है वो परफॉर्म हो पाएगा और ह्यूमन रिसोर्सेज का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन हो पाएगा। ये सारी चीज़ें कुछ आती है। एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ क्या बोलते हैं, एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ CBIS इन पर्सनल मैनेजमेंट, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक है, ये सारी चीज़ें आप इसको प्लीज़ इग्नोर करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये पर्सनल इफेक्ट के बारे में हम लोगों ने देखा। चलिए हम लोग आगे अगले वीडियो में कवर करते हैं। उम्मीद है कि ये 1 घंटा आपको उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा होगा, लेकिन आने वाला जो 2 घंटा है इस चैप्टर में और बाकी, वो एरिया आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, बड़ा मज़ा आएगा, बड़ा ही आसान चैप्टर है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन को कहीं से भी घुमा सकता है। ये पहले घंटे में वो सारे क्वेश्चन कवर हो चुके हैं जो क्वेश्चन आपको बोरिंग कर सकते हैं, जो दुख दे सकते हैं, जो आपको तकलीफ दे सकते हैं। ये पहले घंटा को से आप अपनी ज़िंदगी डिसाइड नहीं कर सकते हो। आने वाले 2 घंटे आपके बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं।